नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं रंजना राज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय प्रवास पर धमधा में करोड़ों की लागत से बनी हाईटेक सब्जी मंडी का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा में 6 महिलाओं के मंगलसूत्र हुआ गायब। मुख्यमंत्री की आम सभा की सुरक्षा पर उठाए जा रहे कई सवाल। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 9 साल के मासूम बच्चे को गंभीर अवस्था से डॉक्टरों ने बचाया। इस कार्य को लेकर एसआर हॉस्पिटल की हो रही सराहना। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गन्ना और मक्के से एथेनॉल फ्यूल प्लांट बनाने का दिया आदेश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर धमधा पहुंचे, जहां उन्होंने हाईटेक करोड़ों की लागत से बने सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। वहीं 30 बिस्तर अस्पताल का भी लोकार्पण किया गया। आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर धमधा पहुंचे, जहां हाईटेक 11 करोड़ रुपए से बने सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। वहीं 30 बिस्तर अस्पताल का लोकार्पण भी किया गया। आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता के आतिथ्य में संपन्न हुआ। आपको बता दें, 6 कोरी के नाम से जाने वाला धमधा नगर की अलग पहचान है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए मांग पत्र रखा गया, जिसे सहज स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच के माध्यम से स्वीकृति देते हुए घोषणा किए, जिसमें 30 बिस्तर अस्पताल को उन्नयन हेतु 50 बिस्तर अस्पताल होगा। कॉलेज में एडिटोरियल, तालाब के सौंदर्यीकरण, स्टेडियम का संधारण, सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण, कुल 10 करोड़ राशि का घोषणा मुख्यमंत्री ने किया। आज लोकार्पण हुआ, 11 करोड़ का बना है, सुविधा युक्त है। किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए, फल के लिए अलग है और सब्जी के लिए अलग और सबके लिए व्यवस्था, सब सुविधा मंडी का लोकार्पण हुआ। और ये झंडा खासकर सब्जी और टमाटर के लिए ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से टमाटर देश के कोने कोने में जाता है और विदेशों में भी यहाँ के टमाटर जाता है। इसके हिसाब से ये जो मंडी बना है तो यहाँ के लोगों को आवश्यकता भी थी और इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, क्योंकि देश भर के व्यापारी आएंगे, ज़्यादा रेट मिलेगा, सही कीमत मिलेगा, इससे किसानों के व्यापारी और उपभोक्ताओं को। ग्रैंड न्यूज के लिए धमधा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उसके बाद दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में उन्होंने आम सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री की आम सभा में शामिल होने पहुंची 6 महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर ही लूट हुई। इन 6 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र गायब हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के गंज मंडी में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसी दौरान दुर्ग के पुलगांव और आसपास से मुख्यमंत्री की सभा में पहुंची 6 महिलाओं से लूट की वारदात हुई। महिलाओं ने बताया कि ग्रुप में कुछ लोगों उन्हें घेर लिया और महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को हमने तुरंत इस बात की जानकारी दी, लेकिन पुलिस तत्काल कार्यवाही नहीं कर सकी। अगर पुलिस जल्दी से गेट पर नाकेबंदी कर देती तो लुटेरे पकड़े जाते। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंची 6 महिलाओं ने इस लूट की लिखित शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। महिलाओं ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वे सब मुख्यमंत्री की आम सभा में शामिल होने के लिए पुलगांव के आसपास से कार्यक्रम में आई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का उद्बोधन समाप्त हुआ, कार्यक्रम में मौजूद लोग खाना खाने के लिए टूट पड़े, जिससे हंगामा मच गया। इस हंगामे के बीच अज्ञात चोर 6 महिलाओं के गले से सोने का मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए, जिसके बाद वे महिलाएं सभा स्थल पर ही रोने लगी। बाद में पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। 6 जने का
गले का चला गया है, काट दिया है कोई। तो हम लोग सर को बोल रहे हैं कि कोई एक्शन लो या फिर चेकिंग करवाओ वहाँ सामने में करके। कोई नहीं सुन रहे हमारी बात, तो क्या करें हम। गले का क्या गले का मंगलसूत्र कितने लोगों का? 6 जने का। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग पुलगांव से आए और ये बाकी लोग पता नहीं कहाँ से, ये चंदपुरी से आए थे तभी तो आए हैं ना। क्या हम लोग यहाँ मेला लगा है जो घूमने आएंगे? नेता है करके तो आए हैं क्या देखने के लिए? क्या करने आए? हाँ, किसी चीज से जुड़े हैं तो हमारा ही सुविधा होगा करके हम लोग आए हैं। तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, ना तो चेकिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सर लोग एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस वाले लोग। और क्या, वही लोग तो करेंगे ना चेकिंग की, हम लोग करेंगे चेकिंग? बताओ बल। टिकेश्वरी निषाद। लड़ी सब एक साथ लेने लगे, कौन छीना ना कौन पता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश के युवाओं से किए गए वादे को याद दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से मिलना चाहा, लेकिन मुलाकात के पहले ही सभी भाजपाइयों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल दुर्ग पहुंचा दिया गया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के दुर्ग प्रवास पर आने पर भाजपाइयों का आक्रोश भड़क पड़ा और समस्त भाजपाइयों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने बातचीत करनी चाहिए और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजयुमो नेता अध्यक्ष नितेश साहू के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से प्रदेश सरकार का घेराव करने निकले, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता स्थान तक पहुंच पाते उससे पहले ही समस्त कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल दुर्ग पहुंचाया गया, जिससे भाजपाई अपनी बात प्रदेश सरकार के समक्ष नहीं रख सके। भाजपाइयों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में सभी युवाओं को रोजगार दिलाने और महंगाई भत्ता देने की बातें कही थी, लेकिन सरकार में बैठे आज पूरे 3.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन उनमें से एक भी वादे प्रदेश सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं, जिसे लेकर भाजपाइयों में आक्रोश है। उन्हीं वादों को याद दिलाने भाजपाई भूपेश सरकार से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के समक्ष भाजपाइयों की एक ना चली और सभी भाजपाई कार्यकर्ताओं को जेल का रास्ता दिखाना पड़ा। कि मुख्यमंत्री का आज दुर्ग आगमन हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा साथी आज उनसे ये सवाल करने जा रहे थे कि उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे कि पंजीकृत बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शराबबंदी करेंगे, संपत्ति कर को आधा करेंगे और वृद्धा पेंशन को वृद्धि करेंगे, प्रत्येक छात्र छात्राओं को जो 9वीं पास है उनको साइकिल देंगे। इन सब विषय को लेकर आज युवाओं की आवाज़ को लेकर युवा मोर्चा उनसे प्रश्न करने के लिए उसके कार्यक्रम में जा रही थी। तो कार्यक्रम स्थल के पहले ही पुलिस ने अपने बल का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल दुर्ग ले आया है। क्या भूपेश बघेल युवाओं की इस मान से डर रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं से डर रही है जो उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा? हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से उनसे एक सवाल करने जा रहे थे, लेकिन यह शासन और प्रशासन का दुर्भाग्य है कि वो अपने लोगों से डर रहे हैं, जनता से डर रहे हैं, अपने किए गए वादों से मुकर रहे हैं और ज़्यादा दिन इस सरकार का नहीं बचा है, क्योंकि ये सरकार झूठ के पुलिंदों पे बनी सरकार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पे उतर चुकी गई है और ये युवाओं की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है और उभर के आएगी। फिलहाल गिरफ्तार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में मुख्य रूप से राजा महोबिया, दिनेश देवांगन, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, गौरव शर्मा, नितेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल माननीय भूपेश बघेल जी आज दुर्ग शहर में आने वाले हैं और 3.5 वर्ष उनका कार्यकाल बीत चुका है। उन्होंने जो छद्म सब्जबाग छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी भत्ता का हो, चाहे संपत्ति कर हाफ का हो, इन विषयों पर जवाब मांगने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से युवा मोर्चा ने अपना विरोध प्रकट किया। तो सरकार का दुरुपयोग करते हुए दमनात्मक तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बसों में घूस करके जेल लाया गया और ये युवा मोर्चा की आवाज़ दबा नहीं पाया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि ग्राम कन्हेरा, साझा जिला बेमेतरा से एक 9 वर्षीय बालक को गंभीर अवस्था में 7 अप्रैल को लाया गया था।
हमारे योग्य चिकित्सकों ने बच्चे की पूरी जांच कर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट के माध्यम से सफलतम ऑपरेशन किया। अब बालक पूर्णतः स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 7 अप्रैल को लाया गया था। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। पेट में दर्द रहता था, उल्टियां होने व खाने में अरुचि की वजह से उसे लाया गया था। शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर SP केसरवानी ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि पेट में दर्द होने की वजह से उसका CT एंडोस्कोपी कराया गया, जिससे पता चला कि उसके पेंक्रियाज में चोट लगना पाया गया है। उक्त बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए ऑपरेशन करना आवश्यक समझा गया। हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष खरे ने उसके चोटिल नली को ऑपरेशन कर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत में सुधार होने लगा और उसे 14 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर मनीष खरे ने बताया कि अग्नाशय में चोट की वजह झिल्ली में मवाद भर जाना था। मरीज के पिता ने बताया कि 15 दिन पूर्व उसे साइकिल से चोट लग गई थी। झिल्ली को अब निकाल दिया गया है और नस से जोड़ दिया गया है। एक बच्चा 9 साल का बच्चा ग्राम कन्हेरा साजा जिला बेमेतरा से बहुत ही ख़राब कंडीशन में 7 तारीख को एसआर हॉस्पिटल लाया गया, जिसको कि पेट में दर्द और उल्टी के साथ साथ 15 दिनों से तकलीफ थी। पेट में दर्द, उल्टी, साथ साथ भूख की कमी और वज़न कम होने की शिकायत थी। बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया गया और हमारे सर्जन के द्वारा यहाँ पे उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत उसको CT एब्डोमेन की सलाह दी गई। CT करवाने से पेट में जो पेंक्रियाज नाम का जो ऑर्गन होता है उसमें चोट मिला। बच्चे को 15 दिन पहले साइकिल से गिरने के कारण पेट में चोट लगी थी, तो उसके कारण उसको पेंक्रियाज में अंदरूनी चोट लगी थी। तो फिर हमारे सर्जन के द्वारा हम निर्णय लिया गया कि इसका तुरंत ही ऑपरेशन किया जाना है। तो पेट खोल के उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि डिस्टल पेंक्रियाटेक्टोमी किया गया, मतलब पेंक्रियाज की जो डिस्टल जो पोर्शन है उसको काट के निकाला गया। साथ ही पेंक्रियाटिको जेजुनस्टोमी, नली को जेजुनम से जोड़ा गया। ऐसा ये बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। पेंक्रियाज अपने आप में एक बहुत ही जटिल ऑर्गन होता है, जिसका सर्जरी जो है आमतौर पे बहुत ही स्पेशलिस्ट सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष खरे के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन बहुत काफ़ी सफल रहा और साथ बच्चे को फिर पोस्ट ऑपरेटिव उसके अच्छे से केयर किया गया। बच्चा आज की तारीख में एकदम नॉर्मल है। 14 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया। बच्चे को न तो फीवर आ रहा है, बच्चा खाना खाना चालू कर दिया है और उसका वजन भी बढ़ना चालू कर गया। कहने का मतलब यह है कि बच्चा एकदम पूर्ण तरह स्वस्थ है। पैंक्रियाज की केस बहुत ज़्यादा कोई करता नहीं है, कुछ इक्का दुक्का लोग ही करते हैं। तो जब मैंने CT देखा तो मैंने पाया कि इसका जो अग्नाशय है, अग्नाशय के 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। तो इसके अग्नाशय के टेल में चोट पहुंची थी और वहाँ एक झिल्ली बन गई थी, पानी भरी हुई, लगभग 6 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर की, जो कि जिसमें पस पड़ा हुआ था। तो पस होने की वजह से और लगातार बुखार आ ही रहा था, बच्चा सिक था, टॉक्सिक था, खाना पीना खा नहीं पा रहा था, जैसे ही खाता दर्द होता। तो मैंने बोला कि यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं तिवारी जी, ये चैलेंजिंग केस है, काफ़ी बड़ा केस है। पैंक्रियाज का केस बच्चों में काफ़ी बड़ा होता है, जटिल होता है, क्लिष्ट। पैंक्रियाज अग्नाशय की लोकेशन रीढ़ की हड्डी के ठीक सामने, और अग्नाशय तक पहुँचने के लिए आप रीढ़ की हड्डी तोड़ नहीं सकते, आपको सामने से ही, पेट से ही अग्नाशय को अप्रोच करना है। तो तिवारी जी बोले कि करेंगे सर, जो भी खर्चा है वो खर्चा देख लेंगे, अस्पताल से माफ़ कर देंगे जो भी है। तो फिर मैंने 9 तारीख को बच्चे को थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद, क्योंकि 25 दिन से बीमार था, टॉक्सिक था, फीवर था और बॉडी डिहाइड्रेशन में थी, तो उसका सब 24 घंटे बच्चे को स्टेबलाइज करने के बाद ऑपरेशन भी ले लिया। 9 तारीख को ऑपरेशन किया। 9 तारीख को उसका पस पूरा बाहर निकाला और अग्नाशय का जो चोटिल एरिया था, उसको हम लोग अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी। तो डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी किया और जो झिल्ली बनी थी पस की, उसको बोलते हैं WOPN, वर्ल्ड ऑफ पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, वो किया।
शाम से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिक्विड अलाउ किया, 2-3 दिन में उसने नॉर्मल खाना खाना चालू किया और 7वें दिन बच्चे को स्वस्थ कंडीशन में बिल्कुल खेलता कूदता डिस्चार्ज कर दिया। और पेंक्रियाज के केसेस यूजुअली डिफ़िकल्ट होते हैं और किसी अच्छे बड़े सेंटर में ये हो सकते हैं जहाँ पे आईसीयू या फुल फ्लेजेड एनेस्थेटिक क्रिटिकल केयर सभी की सुविधाएं 24 घंटे हो, वो यहाँ पे है। क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स भी हैं, आईसीयू एनेस्थेटिस्ट भी है, एनेस्थेटिस्ट बहुत शानदार है यहाँ पे, और बाकी 24 घंटे डॉक्टरी सुविधाएं ऑन कॉल। मैं तो खैर ऑन कॉल हूँ, लेकिन यहाँ पे बैकअप देने के लिए काफ़ी अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ है और ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी कुछ है। सुनील कुमार साहू। क्या हुआ था? साइकिल से गिरा था कनेरा गाँव में, साइकिल में गिरा था, उसके यहाँ छाती में दर्द हुआ, उसके बाद यहाँ आके मवाद बन गया। बेमेतरा एक में लगा था, वहाँ बाटल लगा के 1 हफ्ता रखा था, वहीं 50-60 हज़ार और लग गया। यहाँ पे जब आया ऐसा अस्पताल में, यहाँ आया तो 2 दिन बाद अभी जैसे ही बाटल चढ़ाया, उसके बाद ऑपरेशन करे, अभी का ठीक है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खेतों से फ्यूल निकालने की तैयारियां हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गन्ना और मक्के से एथेनॉल यानी पेट्रोल जैसा फ्यूल बनाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। मक्के से एथेनॉल बनाने का कारखाना कोंडागांव और गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में लग रहा है। जल्द ही इन जगहों से उत्पादन शुरू होगा। एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों में पेट्रोल की तरह ही किया जा सकेगा और लोगों को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी। इसकी कीमत 50 से 60 रुपए के आसपास हो सकती है। इस वक्त पेट्रोल के लिए लोगों को 111 रुपए देना पड़ रहा है। गुरुवार को रायपुर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल बनाने पर छत्तीसगढ़ काम करे। यह भविष्य का फ्यूल है, इससे किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। इस पर शुक्रवार को रायपुर के हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा 3 साल पुराना प्रस्ताव है, भेजने वाली बात यह है नहीं है। पहले से प्रस्ताव है, जब से हमारी सरकार बनी है उसके दूसरे महीने ही प्रस्ताव भेज दिया गया था कि हमें धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। ये अनुमति नहीं मिली है, इसका रेट भी तय नहीं किया गया है। यदि धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिलती तो इससे केंद्र, राज्य सरकार, किसान और आम आदमी का अधिक फायदा होगा, क्योंकि यहाँ धान की पैदावार अधिक है। इस पर केंद्र सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एथेनॉल ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ये गन्ना, मक्का और धान से बनाया जा सकता है और भारत में इन फसलों की कमी नहीं होगी। खेतों से फ्यूल्स भी मिलेगा। इथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन होने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल से चलती हैं। यही नहीं, बाकी गाड़ियां भी 24% इथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रही हैं। ब्राज़ील जैसे देश के लिए यह कहना आसान इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास भारत से 3 गुना जमीन और आबादी उत्तर प्रदेश जितनी है। स्वीडन और कनाडा में भी इथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में तो इथेनॉल के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा कहना है कि राज्यों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। उन केंद्रीय मंत्रियों से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारा क्या लेना देना है, लेकिन हमारा लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पर कुठाराघात होगा उस मंत्री के विभाग के द्वारा तो हम बोलेंगे, और हम बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि विरोध कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देने बीते शुक्रवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गगंज मंडी में 144 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया।
बावजूद इसके जनता में कार्यक्रम को लेकर उत्साह कम नजर आया और 70% खाली पड़ी कुर्सियां लोगों का इंतजार करते करते वापस टेंट हाउस में पहुंचा दिया गया। जैसा सभी को पता है और राजनीतिक चर्चा का विषय भी है कि दुर्ग कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। चंद चापलूसों से पूरे टाइम घिरे हुए विधायक आम कार्यकर्ताओं से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। वहीं संगठन में भी अनुभवहीन लोगों को बैठाकर संगठन को भी कमजोर करने का आरोप शहर विधायक पर लग रहा है। आम जनता की समस्याओं पर सिर्फ दिखावे का आरोप झेल रहे शहर विधायक वोरा की छवि को खराब ही कर रहा है। वहीं 22 अप्रैल की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में बड़े हिस्से में खाली कुर्सी भी अपनी दास्तां खुद बयां कर रही है। एक तरफ प्रदेश सहित देश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यों को सराहना मिल रही है, तो वहीं दुर्ग शहर में आम जनता की बातों को नकारा जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि भूपेश सरकार की गंज मंडी में आयोजित आम सभा में जनता ने आना उचित नहीं समझा, जिससे कार्यक्रम में भारी मात्रा में कुर्सियां खाली ही रहीं और अंत में लोगों के आने का इंतजार करते करते कुर्सियां आखिरकार वापस टेंट हाउस पहुंच गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। दुर्ग, रायपुर और भाटापारा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सुल्तान, मैक और सिम्बा के हाथों में होगी। आप सोच रहे होंगे कि भला ये सुल्तान, मैक और सिम्बा आखिरकार कौन है। आपको बता दें कि ये तीनों आरपीएफ के साथ मिलकर काम करने वाले स्निफर डॉग है। अभी इन्हें राजस्थान के अलवर में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। 8 महीनों के बाद जब ये लौटेंगे तब गांजा से लेकर बम बारूद जैसे विस्फोटक और प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती करवाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इनके आने से यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि होगी। इनके लौटने पर आरपीएफ के पास स्निफर डॉग की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। अभी शेरू, जैक और बॉन्ड काम संभाल रहे हैं। बता दें कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक दिन में 112 ट्रेनें गुजरती हैं। 50,000 से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं। रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत कुल 49 रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए 2 स्निफर और 1 डाबरमैन को रायपुर में तैनात किया गया है। रेलवे के सुरक्षा विभाग को आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रायपुर से दुर्ग, भाटापारा, दल्ली, राजहरा तक लेकर जाना पड़ता है। दुर्घटना के समय इनको लाने ले जाने में बड़ा समय खर्च हो जाता है, इसलिए रेलवे के सुरक्षा विभाग ने रायपुर, दुर्ग और भाटापारा में भी स्निफर डॉग की स्थायी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। कुछ दिनों पहले ही 3 और स्निफर डॉग नागपुर से लाए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद इनके लौटने पर आरपीएफ के पास डॉग्स की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद इनसे ट्रेन में भी स्कॉटिंग कराई जाएगी। इससे ट्रेन से मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगेगा। नाम पुकारते ही दौड़कर ये आ जाते हैं। स्निफर डॉग को विस्फोटक, व्यक्ति, बारूद, खून और लाश की गंध से घटनास्थल या किसी वस्तु तक पहुंचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन तीनों को कुछ दिनों पहले ही नागपुर से रायपुर लाया गया है। ऐसे में इनसे काम लेने के लिए इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। अलवर में सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण अन्य संस्थानों से अलग और एडवांस है। वहां प्रशिक्षण से आने के बाद विभाग को इनसे बहुत सहायता मिलेगी। इन नन्हे खोजी डॉग्स का नाम सुल्तान, मैक और सिम्बा रखा गया है। नाम पुकारते ही ये दौड़कर जवानों के पास आ जाते हैं। शेरू, जैकी और बॉन्ड की दिनचर्या भी तय है। सुबह 4:30 बजे घंटी बजते ही ये स्वतः ही उठ जाते हैं। आधे घंटे यानी सुबह 5 बजे के बाद इन्हें बैरिक से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद 7 बजे तक इन्हें अभ्यास कराया जाता है। फिर उन्हें ब्रेकफास्ट में अंडा और दूध दिया जाता है। इसके बाद उनकी साफ सफाई की जाती है। उनकी रोज ग्रूमिंग परेड 11 बजे तक चलती है। फिर 11:30 बजे लंच होता है।
अभी आरपीएफ के पास कुल 6 डॉग हो गए हैं। ये तीनों नए हैं। इनके अतिरिक्त अभी शेरू, जैकी और बॉन्ड आरपीएफ के लिए काम कर रहे हैं। इनमें शेरू और जैकी स्टेशनों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में सहायता दे रहे हैं, जबकि बॉन्ड आरपीएफ के साथ ट्रैकिंग का काम कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर बॉन्ड को आरपीएफ के साथ गश्त में भी भेजा जाता है। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि ये तीनों अलवर से प्रशिक्षित हैं। बहुत सारे प्रकरण इनकी सहायता से सुलझाए गए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्यों द्वारा दुर्ग स्टेशन का निरीक्षण किया गया व यात्री सुविधाओं को लेकर यात्रियों से जानकारियां भी ली गई। इस कमेटी में रेल मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य शामिल रहते हैं। यह पैसेंजर एमिनिटी कमेटी 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हुई है। इन्होंने 19 अप्रैल 2022 को बिलासपुर, भाटापारा, सिलियारी स्टेशनों का निरीक्षण किया एवं 20 अप्रैल 2022 को महासमुंद एवं अन्य स्टेशनों का निरीक्षण किया। 21 अप्रैल 2022 को रायपुर स्टेशन का निरीक्षण किया एवं 23 अप्रैल 2022 को दुर्ग स्टेशन का निरीक्षण किया। पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान दुर्ग स्टेशन पर जनता खाना, कैटरिंग, वेडिंग स्टॉल्स, बुक स्टॉल, कूलिंग के लिए लगाया गया मिस्टिंग सिस्टम, पेयजल व्यवस्था, प्लेटफॉर्म में यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था, यात्रियों की जन सुविधाएं, दिव्यांगों को दी जा रही सुविधाएं, साफ सफाई, खाद्य सामग्री एवं पानी की बोतल की वैधता तिथि, लाइसेंस की वैधता तिथि आदि की जांच की गई। यात्री प्रतीक्षालय में साफ सफाई, बैठक व्यवस्था, टॉयलेट, पानी के नल आदि का निरीक्षण भी किया तथा यात्रियों से बात कर स्टेशनों में यात्री सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में चर्चा की गई। उनसे फीडबैक लेने के साथ ही साथ सुझाव भी लिए गए। स्टेशन पर मौजूद यात्री सुविधाओं के साथ साथ यात्री सुरक्षा संरक्षा के तमाम इंतजाम को देखा गया। निरीक्षण के पश्चात यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने उपस्थित मीडिया के सदस्यों से बातचीत की, जिसमें रेलवे द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्यों द्वारा रायपुर मंडल के स्टेशनों पर दी जा रही यात्री सुविधाओं की सराहना की गई। देखिए, रेलवे केंद्रीय बोर्ड की टीम है, पीएससी मेंबर्स की टीम है। हम लगातार यहाँ पर सारे स्टेशन छत्तीसगढ़ का दौरे पर है। हमारे चेयरमैन पीके कृष्णन दास जी थे। अभी हम यहाँ पर दुर्ग स्टेशन पर कैलाश वर्मा जी मुंबई से, मैं विभा अवस्थी छत्तीसगढ़ से, राम कुमार पाहन जी झारखंड से है। हम तीनों यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ सारे अधिकारीगण भी हैं। हम आम यात्रियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम आपके पास आए हैं। हम यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। हमने किसी अधिकारी से, कर्मचारी से इस बात का सवाल नहीं किया है। हमने स्टेशन पर देखा, स्वच्छता को लेकर मस्ट है, कोई परेशानी नहीं है। पानी, ठंडा जल जो मूलभूत समस्याओं में आती, पानी भी बहुत अच्छा है। यहाँ का फैन वैन की भी दृष्टिकोण से हमने देखा, प्रतीक्षालय भी देखा है। एक ही प्रतीक्षालय नीचे में हम कोशिश करेंगे कि दूसरा बनवाएं। और जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे एक्सीलेटर एक है, हमको दूसरा भी चाहिए, वो सेंक्शन हो चुका है। उसके बारे में हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई समस्याएं अभी हमें यात्रियों से पता नहीं चली। मैं छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कहना चाहती हूँ कि रेल का लाभ लें और यहाँ से यात्रा जरूर करें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में फुटफॉल बढ़े। और नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है कि हर छोटे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिले। उसी के प्रयास से आज हम लोग केंद्रीय स्तर के जो कमेटी है उसके मेंबर आज दुर्ग में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधन, अपर मंडल रेल प्रबंधन आशीष मिश्रा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर विपिन वैष्णव सहित रायपुर रेल मंडल के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के निजी होटल में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 27 अप्रैल को एक दिवसीय दुर्ग में निःशुल्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं नस रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से काफी लोगों की नौकरी चली गई है, साथ ही बच्चों के द्वारा अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते डिप्रेशन और तनाव जैसी बीमारी बढ़ चुकी है। एक दिवसीय निःशुल्क शिविर के माध्यम से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग
7.5% भारतीय किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। आज भी यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णता उपेक्षा की जाती है और इसे काल्पनिक माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये लोग इतने परेशान हैं, इतना पहले एक तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब भी किसी को मनोरोग की समस्या होती है, अब अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले ऐसा था कि हम जो एमडी मेडिसिन है उन्हीं के पास चले जाते थे। तो घर के लोग इतने परेशान हैं कि कर नहीं पा रहे, कुछ काम पे नहीं जा पा रहे। जैसे मेरे मामा को पैनिक डिसऑर्डर था, तो वो जब भी बीएसपी में नौकरी करते थे, तो बीएसपी में जब वो ट्रेन के लिए जाते थे, बैठते थे, तो उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी, लगता था कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा, तो तुरंत ट्रेन से उतर करके घर आ जाते। तो ऐसे कई महीने वो गए ही नहीं। कि मैंने फिर डिसाइड किया कि यार बाकी चीज़ों के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, अपने को कुछ अलग फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें अपन कुछ ऐसा करें कि भाई आप देखिए कि मनोरोग का जो व्यक्ति है, जो एक प्रकार से उसको समझ लिया जाता है कि विकलांग है, कुछ नहीं कर पाएगा, उसको यदि मैं वापस से जो दुनिया है, जो सोशल सर्कल है, उसमें वापस से उसको स्थापित कर पाता हूँ जितना भी मेरे में कैपेसिटी है, तो इससे अच्छा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल कुमार शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शुक्रवार की दोपहर लगभग कुर्सी पार के अंतर्गत पावर हाउस 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण स्थान पर रखे जियोग्रिडर मटेरियल पर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए अग्निशमन दल को तत्काल स्थान पर रवाना किया गया। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटना में लगातार इजाफा हो रहा है और रोजाना ही जिले में कहीं न कहीं आगजनी की घटना सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार की दोपहर भिलाई कुर्सी पार ओवरब्रिज के पास रखे मटेरियल में भीषण आग लग गई। सूचना के अनुसार थाना कुर्सी पार के अंतर्गत पावर हाउस 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण स्थान पर रखे जियोग्रिड मटेरियल रखा हुआ था, जो कि ओवरब्रिज बनाने में काम में आता है। उस पर भीषण आग लग गई, जो कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ था। आग और धुआं की लपट इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी, जिसे बुझाने के लिए अग्निशमन दल को तत्काल रवाना किया गया। वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने पानी तथा फोम की सहायता से आग पर काबू पाया और नेशनल हाईवे को पुनः चालू करवाया गया और आग को आगे बढ़ने से रोका गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। उधर से बना ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से दीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में खड़े मालगाड़ी की बोगी में सुबह आग लगी। सूचना मिलने पर तत्काल फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे। पानी का छिड़काव कर आग को बुझाया गया। अग्निशमन दल कर्मी ने बताया कि मालगाड़ी के बोगी में लोहा लोड था। कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली महज 11 साल की छात्रा यूपीएससी टॉपर बनने की लक्ष्य लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा देने की तैयारियां कर रही है। छात्रा के पिता ने बालोद शिक्षा विभाग के अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखकर 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। गांव में रहकर पढ़ाई कर रही किसान की बेटी ने KG 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक सभी परीक्षा परिणामों में टॉप रही है। शिक्षा व सीढ़ी है जिसमें चढ़कर ही सपनों की उड़ान को साकार किया जा सकता है। कुछ इसी तरह बालोद जिले के एक छोटे से गांव घुमका की रहने वाली किसान की बेटी नरगिस शिक्षा की ज्योति से यूपीएससी टॉपर बनने के सपने को साकार करने दिलो जान से जुटी हुई है, जिसके लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर का सफर तय कर जिला मुख्यालय बालोद पहुंच पढ़ाई करती है। नरगिस वर्तमान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 6वीं की छात्रा है।
पिता किसान व माता गृहिणी हैं। उनके बावजूद बिना किसी कोचिंग के ट्यूशन व सोशल मीडिया के माध्यम से ही पढ़ाई कर KG 1 से कक्षा 5वीं तक की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर A+, परिणामों को लेकर आई है। वहीं नरगिस किसी भी सवाल का जवाब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फर्राटेदार, बिना झिझक और रुके हुए देती हैं। मैं अभी कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय है। मैं एक दिन 10वीं कक्षा में गई। मैंने देखा कि मैं एक 10वीं कक्षा का प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। तब मुझे लगा कि शायद मैं 10वीं की परीक्षा दिला सकूँ। मेरे रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं, हमेशा आउटस्टैंडिंग आते हैं। अभी 5th क्लास में भी मेरा 99.50% रिजल्ट आया था। वहीं अभी 5वीं कक्षा की जब मैंने परीक्षा दिलाई तो वहाँ 99.50% रिजल्ट आया था। मेरा नाम नरगिस खान है। मेरे पापा का नाम श्रीमान फिरोज़ खान है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती नाज़मीन फिरोज़ खान है। बतला दे कि नरगिस मीडियम परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता एक किसान है और मां गृहिणी। नरगिस का एक छोटा भाई है। पिता अपने कृषि कार्य को सुबह सुबह देखने के बाद बिटिया को स्कूल छोड़ने 10 मीटर दूर बालोद जिला मुख्यालय जाते हैं। नरगिस की माने तो कभी कभी रोड खराब होने की वजह से स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती है। नरगिस के माता पिता अपनी बिटिया की पढ़ाई की ललक और परीक्षा परिणाम को देखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वहीं बिटिया के साथ ही उनके माता पिता भी दिली इच्छा है कि उनकी बिटिया कक्षा 6वीं में पढ़ाई करते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे। नरगिस के पिता ने जिला शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को पत्र लिखकर 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने अनुमति के लिए पत्र लिखा है। इसकी टैलेंट को तो बचपन से ही परखा हूँ, क्योंकि ये लगभग 1.5 साल की उम्र थी। प्ले स्कूल से चालू किया, स्टार्ट किया इसका बालोद लाना ले जाना, वहाँ से चालू किया मैं। फिर प्ले से नर्सरी से क्लास 1, क्लास 2 सारे क्लास में टॉप। और आज मैं इसको कोई सामान्य बुक, जनरल नॉलेज है, जो भी बुक दूँ, कम से कम 1 दिन से 2 दिन लगाती है उस बुक को याद करने में। और मैंने देखा कभी पढ़ा था न्यूज़ वगैरह में कि कोई और इससे पहले 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारी बेटी इस स्टेट की पहली छात्रा बन जाए जो 10वीं टॉप करके दिखाए। फिर मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था, बहुत सोचते समझते। फिर बच्चे को भी पूछा कि क्या बेटा, हम ऐसा आगे अगर 10वीं का पेपर दिलाना चाहते हैं तो क्या तू कवर कर पाएगी? तो बिटिया ने हाँ बोला। फिर मैंने जाके उनके प्रिंसिपल मैम से बात किया कि बच्चे में मेरे कोई टैलेंट लगता है मैम, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोसीजर है तो बच्चे को आगे बढ़ा सके? तो फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैं उनके स्टाफ से पूछ लेती हूँ क्या है करके। तो मैं भी बोला कि ठीक है मैम, आप पूछ लीजिए उनके स्टाफ से, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर अच्छा बता सकते हो। पालक तो हर बच्चे को प्रतिभावान समझेंगे ही, पालक तो हर बच्चे को प्रतिभावान समझते ही हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रिंसिपल मैम को मैं आवेदन दिया कि मैम इसको ऐसा करना है करके, आगे बढ़ाना है करके। फिर उन्होंने उस लेटर को जिला DO के पास फॉरवर्ड किया। DO से फिर मेरे को जानकारी मिला कि हाँ, ये पत्र आगे माध्यमिक शिक्षा मंडल जाएगा करके। तो मैंने यहाँ तक आगे की कार्रवाई की है। जी नहीं, हमने कभी ऐसा कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, ना ही मैं खुद BCom लगभग मेरा फाइनल भी नहीं हो पाया है। इसकी मम्मी 12वीं है, घर की काम करती, सिलाई कढ़ाई का। आगे हमारे घर से कोई भी इतना लंबा शिक्षित परिवार नहीं रहा है। नहीं, हमें तो ऐसा लगा कि बचपन से ही बेटी में पढ़ाई का गुण दिखने लगा, तो हम उसको लेके आगे बढ़ाना ही चाहेंगे जहाँ तक पढ़ना चाहें। जो क्लास 6 में पढ़ती है, और बोलो फिर से बोलो। हाँ, ये मेरी बेटी है नरगिस खान, जो क्लास 6 में पढ़ती है। इसका टैलेंट बहुत अच्छा है। हमारे गांव में अच्छा से शिक्षा नहीं मिल सकता। ये खुद ना अपने से सेल्फ स्टडी करती है और इसका पढ़ाई देख के हमें ये लगता है कि ये क्लास 10 की एग्ज़ाम दिला सकती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो छात्रा में काबिलियत है, लेकिन नियम के अनुसार छात्रा की IQ टेस्ट करना होगा, जिससे यह पता चलता है कि IQ 16 वर्षीय छात्रा के बराबर है या नहीं। पिता के द्वारा आवेदन मिलने के बाद हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र भेज उनके पिता को छात्रा की IQ टेस्ट करवाने को कहा है। सर, मिस्टर फिरोज आए थे अपनी बेटी जो क्लास 6 में आमापारा बालोद में पढ़ रही है 10 के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने उसको प्रोसीजर समझा दिया था, बता दिया था कि पहले आपको जिला चिकित्सालय से IQ टेस्ट कराना होगा बच्ची का। IQ टेस्ट के आधार पे उसकी IQ के आधार पे उसकी IQ उम्र देखी जाएगी। यदि उसका IQ उम्र 16 है, 16 साल के बच्चे के बराबर है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल में आवेदन देने पर उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी।
हमने तो हमारे पास आवेदन दिया था, हमने भेज दिया माध्यमिक शिक्षा मंडल, लेकिन उनको स्वयं पहल करके IQ सर्टिफिकेट लेना होगा और उस IQ सर्टिफिकेट को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंडल में जमा करना होगा। नहीं, जैसे अभी प्राचार्य से भी मेरी बात हुई थी, पढ़ने में लड़की बहुत अच्छी है, पालक भी लेके आए थे यहाँ, लड़की में टैलेंट है, वो कर सकती है। तो वहीं कलेक्टर ने कहा, ये हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। मैं छात्रा की परीक्षा परिणामों को देखा हूँ, सभी क्लास व सब्जेक्ट्स में A++ मिला है, जिससे पता चलता है कि छात्रा में अच्छी काबिलियत है। IQ टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे कि छात्रा 10वीं के एग्ज़ाम में बैठ पाएगी या नहीं। भविष्य में भी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा। छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना ग्रैंड न्यूज़ करता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले तो बच्ची के बारे में, क्योंकि बहुत ज़िले के लिए गर्व का विषय है कि ये बच्ची हमारे यहाँ स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। और जो मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो उनने बताया कि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी है और हर समय उसे A+ मिलता है और लगभग 99 to 100% उसका रिज़ल्ट रहता है और बहुत अच्छी। और शायद उसके पेरेंट्स जो हैं किसान हैं ज़िले के, तो ये अच्छा गर्व की बात है ज़िले के लिए। और जहाँ तक उसको 6th क्लास शायद वो क्लियर करके 11 या 12 साल की है, 10th की एग्ज़ाम देना चाह रही है और उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो 10th के एग्ज़ाम दे, तो इसका एक प्रोसीजर रहता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखना पड़ता है, उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसमें यदि मान लो अप्रोप्रिएट पाया जाता है कि उसका IQ लेवल किस स्टैंडर्ड का है, उसके बाद फिर इसमें निर्णय होता है। तो अभी से हम बता नहीं सकते कि 10th क्लास की वो एग्ज़ाम कब देती है। हाँ, ये ज़रूर है, हमारे लिए गौरव है कि इतनी विलक्षण प्रतिभा की धनी है और उसे पढ़ाई के लिए किसी तरह की ज़रूरत शासन से ज़रूरत पड़ती तो हम उसे पूरी मदद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम संडी में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के हित में किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। योगेश तिवारी किसान नेता के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई। वहीं मुआवजे को लेकर योगेश तिवारी किसान नेता ने कलेक्टर से बात कर बेमेतरा कलेक्टर विलास बोसकर संदीपन किसानों की गुहार सुनते हुए तुरंत PWD के अधिकारियों को निर्देशित दिए कि मुआवजे की रकम किसानों को दी जाए। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम संडी का है, जहां ग्राम संडी से सिद्धि मंदिर जाने के लिए रोड बनाई जा रही है, जिसके चलते आसपास के किसानों की ज़मीन सड़क निर्माण के दौरान ली गई है, जिससे किसानों ने 10 फीट ज़मीन किसानों ने अपनी आस्था जय मां सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए दान कर दी है। लेकिन PWD विभाग द्वारा कई किसानों की ज़मीन ज़्यादा काट ली गई है। जो गरीब किसान हैं, जिनके पास पहले से ज़मीन कम है, छोटे छोटे किसान जो कृषि पर निर्भर हैं, उनका ज़मीन का अगर आधा भाग ही ले लिया गया जाए तो क्या करें। पीड़ित किसान की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। वहीं कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक रोड का निर्माण नहीं होगा। वहीं ग्रामीण अपनी आस्था से सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए 10 फीट जगह देने के लिए तैयार है। से लेकर सिद्धि मंदिर के लिए मंदिर के रोड का निर्माण हो रहा है। सिद्धि माता मंदिर है, हम सबकी आस्था है, हम चाहते हैं वहाँ रोड रास्ता बने, विकास हो, हमारी माता की मंदिर है। हम लोग चाहे और किसान लोग भाई लोग आए कि वहाँ जो पहले जो पटवारी और सरपंच थे उनके द्वारा ये लोग सहमति दिए थे कि 10 फीट का रास्ता के लिए दिया जाएगा आम सहमति से, और इन लोग से दस्तखत भी करवाया गया था। लेकिन इनका कहना है कि अब 10 फीट से ज़्यादा 35 फीट ले रहा है। छोटे छोटे किसान हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका मुआवजा मिलना चाहिए। पटवारी से भी पेपर मांग रहे, पटवारी पेपर नहीं दे रहा है और इसलिए आज कलेक्टर से आए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही काम शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसानों के ज़मीन में किसी भी प्रकार के रोड रास्ते, डैम, नहर का निर्माण अगर होता है तो जब तक उनको मुआवजा ना दे उसमें निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ये सब कहीं ना कहीं कुछ लोग मिली भगत करके ये गलत ढंग से रोड बना रहे हैं और रोड बनना चाहिए, लेकिन इनको कम से कम इनका अधिकार और हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग आए थे। जी, गांव के लिए हम लोग सहमति 10 फीट रोड देने के लिए तैयार हैं, जिसमें जैसे कि पूर्व सरपंच जगराखन साहू ने लिखवाया था, सबसे दस्तखत करवाए थे कि 10 फीट चौड़ाई का धरसा रोड जाने वाला है मंदिर के लिए, सब तैयार थे उसके लिए।
लेकिन अब क्या है, उस रोड को बढ़ा के उसको लगभग 30 से 35 फीट कर रहे हैं। तो फिर किसान सब आपत्ति कर रहे हैं कि इतना रोड के लिए इतना चौड़ा ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि सब खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदते हैं। 10 लाख 12 लाख 25 लाख रुपए एकड़ चल रहा है, तो ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकते। दान के लिए हम लोग 10 से 12 फीट देने के लिए तैयार हैं माता जी के नाम से, उसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।